हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल बोर्ड प्लेनेट में। आज हम लोग साइंस के लेसन सेकंड यानी अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, अम्ल क्षारक एवं लवण जो है ये कहां से आया है, इसको पहले ध्यान में रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यौगिक को डिस्कस कर लेते हैं कि यौगिक क्या है। क्या डिस्कस करना है? यौगिक करना है। यौगिक क्या है? मैंने बताया यौगिक का अर्थ ये होता है कि ऐसा पदार्थ, क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित मात्रा में द्रव्यमान के कारण मिलने के कारण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यौगिक। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के अधिक पदार्थों के निश्चित मात्रा में निश्चित मात्रा में द्रव्यमान के कारण द्रव्यमान के द्वारा मिलने के कारण बनता है। मिलने के कारण बनता है उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे यौगिक कहते हैं। समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? यौगिक का अर्थ होता है कि ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित मात्रा में द्रव्यमान के द्वारा मिलने के कारण बनता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। अब देखिए, जो यौगिक होता है ना बाबू, यौगिक का प्रकार भी होता है। यौगिक के प्रकार में हम देखेंगे कि यौगिक के तीन प्रकार देखे जाते हैं, एक अम्ल, एक क्षारक एवं लवण। यानी यौगिक के प्रकार में हम क्या कह सकते हैं? यौगिक के प्रकार अगर बताना हो, यौगिक के प्रकार को बताना हो, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं कि समझ में आए। यौगिक के प्रकार को यौगिक के प्रकार, तो देखो यौगिक के जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। यहां पे लिखता हूं कि यौगिक तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू? तीन प्रकार का होता है। यौगिक कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला क्या होता है हमारा? पहला जो होता है अम्ल होता है। पहला क्या होता है बाबू? अम्ल होता है। दूसरा जो होता है हमारा वह होता है क्षारक, और तीसरा जो होता है हमारा क्या होता है? वह होता है लवण। समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बताया? यौगिक बताया कि यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक का अर्थ होता है कि ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित मात्रा में द्रव्यमान के द्वारा मिलने के कारण बनता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। दूसरा यौगिक का प्रकार देखेंगे तो यौगिक जो होता है तीन प्रकार का होता है, जिसमें हम कहेंगे अम्ल होता है, क्षारक होता है एवं लवण होता है। आगे वाला हमारा टॉपिक क्या है? आगे वाला जो हमारा टॉपिक है ना बाबू, वह है अम्ल। जो सबसे पहले अब स्टार्ट क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अम्ल के बारे में। किसके बारे में? अम्ल के बारे में स्टार्ट करेंगे। किसके बारे में स्टार्ट करना है बाबू? अम्ल के बारे में स्टार्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले देखा जाए कि अम्ल होता क्या है। क्या देखना है बाबू? अम्ल होता क्या है? अम्ल, तो देखो एक चीज बता देता हूं। अगर अम्ल को परिभाषित करना है ना बाबू, अगर अम्ल को परिभाषित करना है तो उसको दो गुण के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यानी अम्ल को दो गुण के आधार पर परिभाषित किया जाता है। जो पहला है भौतिक गुण के आधार पे और रासायनिक गुण के आधार पे।
यानी कि इसका डेफिनेशन कितना हो गया, यानी परिभाषा कितना हो गया, दो। किन किन आधारों पे, एक भौतिक गुण के आधार पे, एक रासायनिक गुण के आधार पे। कहेंगे कि अम्ल को, यहां पे लिख देते हैं, अम्ल को दो तरह से परिभाषित करते हैं, दो गुण के आधार पे, गुण के आधार पे, पर दो गुण के आधार पे, आधार पर परिभाषित क्या किया जाता है, परिभाषित किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। समझ में आ रहा है, किया जा सकता है, समझ में आ रहा है बाबू। पहला क्या है हमारा, पहला जो है भौतिक गुण के आधार पे, क्या है बाबू, भौतिक गुण के आधार पर, और दूसरा जो है हमारा वह है रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर। समझ में आ रहा है बाबू। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक गुण के आधार पे कि आखिर भौतिक गुण के आधार पे इसका परिभाषा क्या होता है बाबू। भौतिक गुण के आधार पे अम्ल को थोड़ा देखा जाए, अम्ल को थोड़ा देखा जाए बाबू, भौतिक गुण के आधार पे थोड़ा इसको मोटा हेडिंग डाल देते हैं। अम्ल होता क्या है, देखिए अम्ल को परिभाषित किया जाता है ना बाबू कि ऐसा पदार्थ जो स्वाद में, भौतिक गुण पे अगर परिभाषित अम्ल को करना है ना बाबू तो कहा जाता है कि ऐसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, क्या होता है बाबू, स्वाद में खट्टा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। यानी कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। जो स्वाद में खट्टा होता है बाबू उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। तो अम्ल को परिभाषित किस गुण पे हमने किया, हमने किया अम्ल को परिभाषित भौतिक गुण के आधार पे। तो भौतिक गुण के आधार पे अम्ल को क्या कहते हैं बाबू, भौतिक गुण के आधार पे कहते हैं कि ऐसा पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, उसे हम अम्ल कहते हैं। तो दूसरा देखते हैं रासायनिक गुण के आधार पे। रासायनिक गुण के आधार पे जो अम्ल होता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक गुण के आधार पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना बाबू कि उसके लिए हम एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड ये यहां पे लगा देते हैं। अब देखना है हमें रासायनिक गुण के आधार पे, किसके आधार पे देखना है, हमें देखना है रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के आधार पे अम्ल को क्या कहते हैं। देखिए रासायनिक गुण के आधार पे ना बाबू बोला जाता है अम्ल को कि ऐसा पदार्थ जिसको जल में डालने से H+ आयन निष्कासित करता हो। रासायनिक गुण के आधार पे क्या कहेंगे अम्ल को, अम्ल को रासायनिक गुण के आधार पर कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसको जल में डालने से H+ आयन निकालता हो या निष्कासित करता हो उसे हम अम्ल कहते हैं। यानी कहेंगे ऐसा पदार्थ जिसको जल में डालने से H+ आयन क्या हो, H+ आयन
H प्लस आयन निकालता हो उसे हम क्या कहते हैं बाबू? उसे हम कहते हैं अम्ल। उसे अम्ल कहते हैं, अम्ल कहते। समझ में आ रहा है बाबू कि अम्ल किसे कहा जाता है? अम्ल मीन्स होता है कि ऐसा पदार्थ जिसको जल में डालने से H प्लस आयन निष्कासित करता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को कहा जाता है अम्ल। अब विभिन्न प्रकार के इसके कुछ उदाहरण हैं कि आखिर अम्ल किन किन प्रकार के होते हैं। अम्ल किन किन प्रकार के होते हैं थोड़ा देखा जाए कि अम्ल आखिर क्या देखना है बाबू? अम्ल का उदाहरण कि अम्ल में कौन कौन से अम्ल आते हैं, अम्ल का उदाहरण देखना है। अम्ल का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? देखिए, जो अम्ल का उदाहरण पहला हो सकता है वह हो सकता है ना बाबू, वह क्या हो सकता है? पहला जो हो सकता है वह होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ में आ रहा है? जिसका सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। समझ में आ रहा है बाबू? दूसरा जो होता है वह होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र जो होता है वह होता है HCl। तीसरा क्या होता है हमारा? नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है? वो होता है HNO3। दूसरा, चौथा क्या होता है उदाहरण? चौथा में हम लिख सकते हैं कार्बोनिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2CO3। क्या होता है बाबू? वह होता है H2CO3 होता है। क्या होता है? H2CO3 होता है। चौथा के बाद पांचवा अगर देखा जाए एसिटिक अम्ल, जो इसका सूत्र होता है CH3COOH। समझ में आ रहा है? COOH। अगर छवा देखा जाए एसिटिक अम्ल के बाद फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फार्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है वह होता है आपका CHOOH या HCOOH। समझ में आ रहा है? दोनों सूत्र हो सकता है। उसके बाद छवा के बाद सातवां कुछ होता है फास्फोरिक अम्ल। क्या होता है बाबू? छवा के बाद सातवां फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3PO4। तुम्हारा ये जो है ना बाबू, ये एक प्रकार के अम्ल के कुछ उदाहरण हैं। ये जो अम्ल हैं आपके सिलेबस में कुछ है जिसको ध्यान में रखना है। अम्ल के उदाहरण में कौन कौन से देख सकते हैं? अम्ल के उदाहरण में पहला जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा नाइट्रिक अम्ल, चौथा कार्बोनिक अम्ल, पांचवा एसिटिक अम्ल, छवा फार्मिक अम्ल और सातवां तुम्हारा फास्फोरिक अम्ल। क्या हो सकता है? फास्फोरिक अम्ल। इन सब का सूत्र भी है, जैसे पहले का H2SO4 है, दूसरे का HCl है, तीसरे का HNO3 है, चौथे का H2CO3 है, पांचवे का CH3COOH है। इसके बाद फार्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है CHOOH या HCOOH होता है। फार्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है वह होता है H3PO4। तो यानी कहने का ये अर्थ है कि आपका ये विभिन्न प्रकार के अम्ल हैं, तो इसको ध्यान से याद कर लेना। आगे वाला जो टॉपिक है हमारा जो है वह है कि अम्ल का
भौतिक गुण। अब क्या पढ़ना है हमें? अम्ल का भौतिक गुण। यानी गुण यानी क्या होता है? गुण यानी विशेषता होता है, विशेषता। विशेषता यानी क्या होता है बाबू? विशेषता। हमें किसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है? हमें इसके विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? इस अम्ल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? इस अम्ल के बारे में पढ़ना है। तो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले हम जान जाते हैं कि आखिर अम्ल का भौतिक गुण क्या है। अम्ल का भौतिक गुण के बारे में हम क्या इस टॉपिक में क्या देखना है बाबू? हमें देखना है अम्ल का भौतिक गुण। किसके बारे में देखना है? अम्ल का भौतिक गुण। इसके गुण के बारे में। ये क्या है? तुम्हारा अम्ल है। क्या है बाबू? अम्ल है। क्या है बाबू? अम्ल। तो इस अम्ल को देखा जाए, अम्ल के भौतिक गुण को पहला देखा जाए। भौतिक मींस क्या होता है? उसको देखकर उसका ऑर्डर, कलर, उसका अगर हम देखें तो मान के चलिए कि स्वाद कैसा है, यानी कहने का ये अर्थ है स्मेल कैसा है, ये उसका भौतिक गुण है। तो भौतिक गुण इसका पहला जो अम्ल का होगा ना बाबू, वह क्या होगा? अम्ल का जो भौतिक गुण जो पहला होगा वह हमारा होगा, जानते हो क्या? पहला जो गुण होगा उसको कहेंगे कि अम्ल। अगर नींबू खाते हो ना बाबू, तो नींबू स्वाद में क्या लगता है? खट्टा लगता है। तो कहेंगे कि जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। कहेंगे क्या? पहला कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। पहला इसका भौतिक गुण है। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा क्या हो सकता है? अम्ल जो होता है ना बाबू, अम्ल जो होता है, इसको अगर दूसरा चीज अगर देखा जाए, इसका दूसरा गुण जो होता है ना बाबू, कहा जाता है कि अगर अम्ल त्वचा पे पड़ जाता है, तो त्वचा पे पड़ने के बाद इसको फफोला बना देता है। त्वचा पे पड़ने के बाद क्या हो जाता है? जला देता है, या कह सकते हैं कि त्वचा को फफोला बना देता है, यानी जो जला देता है। उसे कहेंगे क्या? कि अम्ल। कहेंगे क्या? अम्ल त्वचा पर पड़ने के बाद, अम्ल त्वचा पर पड़ने के बाद जला देता है। या कह सकते हैं कि फफोला जला देता है, या फफोला बना देता है। यहां पे फफोला ही लिखते हैं। क्या लिखेंगे? फफोला बना देता है। समझ में आ रहा है बाबू? तीसरा इसका भौतिक गुण क्या है? तीसरा जो है, जानते हो क्या है? तीसरा कहा जाता है कि जो भी अम्ल होता है वह अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है बाबू? विद्युत का सुचालक होता है। तो हम क्या कहेंगे? अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे विद्युत को सुचालकता प्रदान करता है। यानी कहेंगे क्या? कि अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल विद्युत का सुचालक होता। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे तीन भौतिक गुण हैं। जो पहला है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा है कि अम्ल हमारे त्वचा पे पड़ने के बाद फफोला बना देता है, जला देता है। तीसरा जो है, अम्ल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। आगे वाला हमारा क्या है? आगे हमारा जो है ना बाबू, वह है अम्ल का रासायनिक गुण। क्या है बाबू? अम्ल का रासायनिक गुण। अम्ल का रासायनिक गुण को हम क्या कहेंगे?
अम्ल के रासायनिक गुण को हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखा जाए, हमें क्या पढ़ना है बाबू, हमें पढ़ना है अम्ल का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, अब रासायनिक गुण मतलब क्या होता है, कुछ एक ऐसे प्रकार के हमारे रासायनिक गुण हैं जो देखा जाता है अम्ल में। तो अम्ल का पहला रासायनिक गुण जो होता है ना बाबू, वह होता है क्या, पहला जो गुण होता है, कहा जाता है कि अम्ल, पहला क्या होता है तुम्हारा, पहला जो होता है ना, पहला क्या होता है कि अम्ल को जल में डालने से H+ आयन निष्कासित करता है या निकालता है। अम्ल को जल में डालने से निष्कासित या निकालता है, क्या निकालता है, H+ आयन। पहला रासायनिक गुण क्या है, अम्ल को जल में डालने से, जल में क्या कहेंगे, जल में डालने से, जल में डालने से H+ आयन निष्कासित करता है। H+ आयन क्या करता है बाबू, H+ आयन निष्कासित, आयन निष्कासित, यहां पे ऐसे ब्रैकेट में डाल देता हूं, H+ आयन निष्कासित या निकालता है, निकालता है, थोड़ा इसको इधर लिखते हैं, निकालता समझ में आ रहा है। पहला इसका रासायनिक गुण क्या है कि अम्ल को जल में डालने से H+ आयन क्या करता है, H+ आयन निकालता है। अगर दूसरा देखा जाए, दूसरा इसका रासायनिक गुण क्या है, तो कहा जाता है दूसरा गुण अम्ल के बारे में कि यदि धातु, क्या होता है दूसरा गुण, क्या है दूसरा गुण, ये है, थोड़ा रंग बदला जाए, हर एक टॉपिक को रंग बदल के लिखा जाए। देखिए दूसरा गुण ये कहता है कि यदि कोई धातु, क्या धातु, इसको थोड़ा बोल्ड भी लिखा जाए, बोल्ड थोड़ा लिखा जाए, बोल्ड समझ में आएगा। अगर कोई धातु, क्या, अगर कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, किससे अभिक्रिया करता है, अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद जानते हो क्या बनता है बाबू, तुम्हारा बनता है धात्विक लवण। क्या बनता है, धात्विक लवण। उसके बाद क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। समझ में आ रहा है, मैंने क्या बताया कि अगर धातु है, अब वो अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद तुम्हारा बनाएगा क्या, तुम्हारा बनाएगा धात्विक लवण, और धात्विक लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकालेगा। इसका कुछ उदाहरण है, वो उदाहरण क्या है, अगर मैं मान के चलूं धातु में सोडियम लेता हूं, इस सोडियम का अभिक्रिया HCl से करा देता हूं, ये कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया जैसे ही कराऊंगा, सोडियम HCl से अभिक्रिया कर बनाएगा धात्विक लवण NaCl, प्लस उसके साथ ये तो बनेगा ही बनेगा, ये निश्चित तौर पे बनेगा, ये क्या बनेगा, निश्चित तौर पे बनेगा, यानी हाइड्रोजन गैस लगा देंगे आंख बंद करके। समझ में आ रहा है बाबू, यानी कि क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, निष्कासित हो गया। एक चीज नोट लिख देता हूं आपके लिए, यहां पे एक नोट लिखता हूं, यहां पे नोट, कुछ नोट क्या है वो, तो थोड़ा चेंज करके रंग बदल के लिख देता हूं, नोट है, सफेद से लिखता हूं इसका, क्या है बाबू, नोट है। नोट में कहा जाता है कि यदि तुम्हारा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्स्टाटीन, उसके बाद कार्बोनेट, सल्फेट, उसके बाद तुम्हारा फास्फेट, एसीटेट CH3COO, उसके बाद तुम्हारा और कुछ भी हो सकता है बाबू, HCO3,
इसके आगे आधे लिख देता हूं। अगर ये किसी धातु के अंत में लगे हैं, किसी धातु के अंत में लगे हैं, तो समझ लेना वो क्या है, लवण है। लवण का निर्माण हो गया। यानी इस सोडियम के पीछे क्या लगा है बाबू, क्लोरीन लगा है। क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। ये क्लोरीन जब लगा है तो ये सोडियम क्या करता है, सोडियम से जुड़ गया है, इसीलिए बोल गया सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया है, सोडियम क्लोराइड बन गया है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आना चाहिए बाबू कि मैंने क्या बताया आपको। क्या बना यहाँ पे, NaCl बना था। यहाँ पे क्लोरीन अंत में लगा है ना धातु के, तो क्या बन गया, लवण बन गया। दूसरी चीज कि इन सब की संयोजकता कितनी होती है ये भी जान लो। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आस्टाटीन, यहां तक आप लोग की संयोजकता होती है -1। क्या होती है बाबू, -1 होती है। इसके आगे जैसे बढ़ते हैं, कार्बोनेट, कार्बोनेट का होता है -2। क्या होता है बाबू, -2 होता है। सल्फेट का कितना होता है, -2 ही होता है। सल्फेट का कितना होता है, -2। इस फास्फेट का कितना होता है, फास्फेट का -3। इस CH3COO माइनस का -1 होता है। ये बाइकार्बोनेट का कितना होता है, -1 होता है। यानी कहने का ये अर्थ है, ये सब जितने भी यौगिक, आयनिक यौगिक हैं, आपके लवण का निर्माण करते हैं। इसका दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे मैं लिया कैल्शियम, कैल्शियम के साथ मैंने करा दिया H2SO4 का अभिक्रिया। समझ में आ रहा है, तो क्या बन गया, ये बनेगा तुम्हारा कैल्शियम जो है सल्फेट से अभिक्रिया करेगा और बना लेगा तुम्हारा CaSO4 और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निष्कासित कर देगा। अगर दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण लेते हैं नाइट्रिक अम्ल पे, कि अगर एल्यूमिनियम लेता हूं, एल्यूमिनियम, और इसका अभिक्रिया कराता हूं HNO3 से, तो ये HNO3 से विक्रिया कर ये एल्यूमिनियम जो है NO3 नाइट्रेट से विक्रिया कर बना लेगा Al, क्या करता है AlNO3 का होल थ्राइस, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, निष्कासित कर देगा। मजा आया कि नहीं आया बाबू, मजा आना चाहिए। मैं जैसे जैसे उदाहरण बता रहा हूं आप लोगों को क्लियर होता जाता होगा कि आखिर ये बन क्या रहा है। यहां पे जब भी धातु से विक्रिया क्या होना चाहिए, धातु से विक्रिया अम्ल का होना चाहिए, और जब भी धातु का विक्रिया अम्ल से होगा ना तो धात्विक अम्ल बनाएगा, धात्विक लवण बनाएगा, उसके साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। समझ में आ रहा है बाबू, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला हमारा टॉपिक क्या है, आगे वाला रासायनिक गुण जो है हमारा वह है, बताता हूं, थोड़ा स्लाइड जोड़ते हैं। स्टार्ट करते हैं अगला वाला टॉपिक। जो दूसरा गुण है ना हमारा बाबू, दूसरा गुण जो है वो क्या कहता है, दूसरा गुण कहता है बाबू कि अगर कोई धात्विक कार्बोनेट, क्या होना चाहिए, धात्विक कार्बोनेट, अगर कोई धात्विक कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है, किससे अभिक्रिया करना चाहिए, अम्ल से, तो तुम्हारा बनाता है क्या, बनाता है धात्विक लवण, धात्विक लवण बनाता है, और उस लवण के साथ साथ तुम्हारा CO2, यहां पे नीचे लिख देता हूं, H2O जल बनाता है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है, निकलती है। समझ में आ रहा है बाबू कि आखिर ये क्या है, अगर कोई धात्विक कार्बोनेट अम्ल से विक्रिया करता है तो धात्विक लवण बनाता है और जल का निर्माण साथ साथ H2O का भी निर्माण करता है। इसका कुछ उदाहरण देखा जाए। उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है बाबू, उदाहरण इसका अगर देखेंगे
तो कहा जाता है उदाहरण में, अगर धात्विक कार्बोनेट मैंने लिया, यानी कि कार्बोनेट आयन को किसी धातु से जोड़ दिया, यानी कि N सोडियम Na2CO3 लिया, Na2CO3 लिया, इसका अभिक्रिया मैंने कोई अम्ल जैसे HCl से करा दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो बनाएगा क्या? धात्विक लवण बनेगा। यानी कि ये सोडियम जो है इस क्लोरीन से विक्रिया कर लेगा, किससे विक्रिया कर लेगा? क्लोरीन से विक्रिया कर लेगा और बना लेगा NaCl। जब ये बना लेना, जब एक धात्विक लवण बना लेना, तो ये दोनों फिक्स है, ये दोनों क्या लिख लेना? ये अपने आप आंख बंद करके आराम से लिख लेना। यानी बनेगा क्या? तुम्हारा बनेगा क्या बाबू? तुम्हारा बनेगा क्या? तुम्हारा बनेगा NaCl और उसके साथ CO2 बनेगा, सॉरी उसके साथ जल बनेगा। क्या बनेगा? जल, और उसके साथ CO2। देखो ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इधर इसको इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या हो गया? इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। अगर अगला टॉपिक, अगला उदाहरण लेकर चलते हैं, तो अगला उदाहरण जो है हमारा वह है CaCO3 और उसके साथ H2SO4 का विक्रिया हो गया। तो देखो यहां पे कैल्शियम जो है ये SO4 से यानी सल्फेट आयन से विक्रिया कर लेगा। यह बनाएगा क्या? तुम्हारा बनाएगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, CaSO4 बनाएगा। ये दोनों तो फिक्स है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड तो फिक्स है, यानी कि हम लिख लेंगे H2O प्लस CO2। अगर तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण मैंने लिया क्या? मैंने लिया बाबू मैंने लिया एल्यूमिनियम का कुछ यौगिक लेते हैं, Al, मैंने क्या लिया बाबू? Al2CO3 का होल थ्राइस, यानी कि एल्यूमिनियम कार्बोनेट लिया, इसका विक्रिया मैंने करा दिया बाबू तुम्हारा CH3COOH से, यानी कि एसिटिक अम्ल से विक्रिया करा दिया। तो एसिटिक अम्ल में जो आयन होता है वो एसिटेट होता है। ये क्या होता है? ये तुम्हारा CH3COO जो होता है, ये होता है एक प्रकार का आयन। क्या होता है? -1 आयन इस पे होता है, इसी को हम बोलते हैं एसिटेट आयन। क्या बोलते हैं? एसिटेट आयन बोलते हैं। कहने का ये अर्थ है, बताने का तात्पर्य ये है कि ये एसिटेट से अभिक्रिया कर लेगा। किससे अभिक्रिया कर लेगा? एसिटेट से अभिक्रिया कर लेगा, और एसिटेट से अभिक्रिया कर बनाएगा क्या? बनाएगा Al। क्या बनाएगा? AlCH3COO का होल थ्राइस, प्लस ये दोनों तो फिक्स है, ये क्या बन गया? एल्यूमिनियम एसिटेट, और उसके साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। समझ में आ रहा है बाबू? समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा ये जो है ना चीज, ये तुम्हारा जो है ये एक प्रकार का ऐसा यौगिक है जो ये बताता है कि हम बनाए हैं क्या? एक लवण बनाए हैं जो धात्विक लवण है, और उसके साथ जल और CO2। यानी कभी भी याद कर लेना कि जब भी धात्विक कार्बोनेट आ जाए और उस धात्विक कार्बोनेट के साथ अम्ल का विक्रिया हो जाए, तो हमेशा बनेगा धात्विक लवण, जल बनेगा और उसके साथ CO2 बनेगा ही बनेगा। आगे वाला टॉपिक क्या है? अगला गुण। अगला गुण ये है ना बाबू कि यदि अगला गुण जो हमारा है वह है ना बाबू, वह है, अगला गुण क्या है? तीसरा गुण हमारा क्या है बाबू? तीसरा गुण है। तो तीसरा गुण क्या कहता है? यदि कोई धात्विक बाइकार्बोनेट, धात्विक बाइकार्बोनेट, धात्विक बाइकार्बोनेट किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है, किससे करता है? अम्ल से। तो ये भी क्या करता है बाबू? ये भी वही चीज बनाता है, धात्विक लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? धात्विक लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। धात्विक लवण के साथ साथ, यहां पे ये दिखाई नहीं देता होगा आप लोग को,
यहां पे लिख देता हूं, धात्विक लवण बनाएगा और उसके साथ जल, और जल के साथ साथ क्या बनाएगा बाबू, CO2, और ये निष्कासित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। यानी कहने का ये अर्थ है कि तुम्हारा धात्विक कार्बोनेट जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद धात्विक लवण और उसके साथ जल और उसके साथ CO2। आगे हमारा क्या है इसका उदाहरण, इसका उदाहरण जो है ना हमारा वो है, हो सकता है हमारा उदाहरण बाबू कि धात्विक कार्बोनेट मैंने कोई लिया, क्या लिया बाबू, उदाहरण में हमने कोई धात्विक कार्बोनेट लिया, धात्विक कार्बोनेट, धात्विक बाइकार्बोनेट लिया, सॉरी धात्विक बाइकार्बोनेट लिया, धात्विक बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट को हम जानते हैं कि HCO3 होता है, जिसके पास जिसकी संयोजकता कितनी होती है, -1। यानी कहने का ये अर्थ है, नीचे लिखते हैं उसे, ये बाइकार्बोनेट जो होता है ना बाबू, बाइकार्बोनेट, इसका HCO3 होता है, HCO3 जिसका आयन जो होता है -1 होता है। तो ये बाइकार्बोनेट जिस भी धातु से जुड़ जाएगा, यानी धातु में पहला जोड़ते हैं, पहला अगर मैं मान के चलो NaHCO3 लिया, बेकिंग पाउडर जिसको कहते हैं, NaHCO3 लिया, और NaHCO3 का अभिक्रिया कोई मैं अम्ल से करा दिया, जो अम्ल जिसका नाम है बाबू अम्ल क्षारक एवं लवण, जिसका नाम है, अम्ल का नाम हम लिया HCl, क्या लिया, अम्ल लिया, क्या नाम ले लिया, जब भी NaHCO3 का अभिक्रिया HCl से कराऊंगा तो बनेगा क्या बनेगा बाबू, ये सोडियम जो है ना, क्या ये सोडियम जो है ये अभिक्रिया कर लेगा क्लोरीन से, किससे कर लेगा, क्लोरीन से, बना लेगा क्या, NaCl, ये दोनों तो फिक्स है, यानी H2O बनेगा और उसके साथ CO2 बनेगा, उसके साथ क्या बनेगा, CO2 बनेगा। अगर दूसरा उदाहरण लेकर चलते हैं हम, जैसे कैल्शियम वाला CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया, और इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अभिक्रिया मैं H3PO4 फास्फोरिक अम्ल H3PO4 से अभिक्रिया करा दिया, तो H3PO4 से अभिक्रिया कराऊंगा तो देखिए यहां पे कैल्शियम जो है फास्फेट से जाके अभिक्रिया कर लेगा, किससे कर लेगा, फास्फेट से, और बनाएगा क्या, Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2O और उसके साथ CO2 बनाएगा ही बनाएगा। समझ में आ रहा है बाबू। हाँ, अगर तीसरा उदाहरण इसका लेते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी इस बाइकार्बोनेट का एल्यूमिनियम वाला लेते हैं, AlHCO3 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट लेता हूं और इसका अभिक्रिया मैं कराता हूं बाबू कुछ जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3 से कराया हूं, HNO3 से, तो ये बनेगा क्या, ये एल्यूमिनियम जो है ये जाके नाइट्रेट से अभिक्रिया कर लेगा, किससे कर लेगा, नाइट्रेट से, और बना लेगा AlNO3 का होल थ्राइस प्लस, ये दोनों तो फिक्स है, यानी बनेगा H2O और उसके साथ CO2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आना चाहिए। और ये निष्कासित होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा बाबू, निष्कासित होगा। कोई दिक्कत है बाबू इसमें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे वाला टॉपिक डिस्क्राइब करते हैं। आगे वाला जो टॉपिक है हमारा वह है ना बाबू कि चौथा इसका गुण है, क्या है, अम्ल का चौथा रासायनिक गुण है। इस चौथे रासायनिक गुण को हम कैसे समझेंगे, चौथा रासायनिक गुण है, चौथा रासायनिक गुण क्या कहता है, अम्ल का चौथा रासायनिक गुण ये कहता है, अम्ल का चौथा रासायनिक गुण ये कहता है ना बाबू कि यदि कोई अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर ले, किससे कर ले, क्षारक से, यदि कोई अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लेता है तो तुम्हारा बनाता है जल और लवण का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है बाबू, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि यदि कोई अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं चौथा रासायनिक संयोजन। यदि कोई अम्ल किससे अभिक्रिया करना चाहिए, यदि कोई अम्ल से क्षारक अभिक्रिया कर ले, किससे क्या कर ले, क्षारक अभिक्रिया कर ले, क्षारक अभिक्रिया कर ले,
तो जैसे ही क्षारक अभिक्रिया करेगा ना बाबू, तो बनाएगा क्या, लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और प्लस जल का निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा। यानी कि अम्ल, जो भी अम्ल का चौथा गुण कहता है कि यदि कोई अम्ल तुम्हारा क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो तुम्हारा क्या बना लेगा, तुम्हारा बनाएगा ना बाबू, तुम्हारा जो बनाएगा वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं बाबू, लवण और उसके बाद जल, लवण प्लस जल। उदाहरण क्या हो जाएगा, लवण प्लस, उदाहरण क्या हो जाएगा, देखो उदाहरण में अगर पहला लेते हैं, अम्ल में मैंने लिया, मान के चलो HCl लिया, क्या लिया बाबू, HCl, और HCl का अभिक्रिया मैंने करा दिया तुम्हारा NaOH से। किससे करा दिया बाबू, NaOH से। क्षारक आप लोग को डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है, लेकिन यहां पे समझ जाओ कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षारक है। तो यदि किसी क्षारक का अभिक्रिया मैं अम्ल से कराता हूं तो क्या बनेगा, ये जो तुम्हारा सोडियम है ना बाबू, ये सोडियम अभिक्रिया कर लेगा क्लोरीन से, यानी बनाएगा क्या, इसको थोड़ा पलट देते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, इस पूरे से सिस्टम को इस प्रकार लिखते हैं, इस पूरे से सिस्टम को इस प्रकार लिखते हैं। यहां पे हम लिखते हैं अम्ल, क्या लिखते हैं, अम्ल, और यहां पे क्षारक, यहां पे हम लिख देते हैं क्षारक, यहां पे लिख देते हैं अम्ल। और उदाहरण में हम क्या करते हैं बाबू, उदाहरण में लेते हैं, जैसे क्षारक में मैंने NaOH इसको पलट दिया, NaOH ले लिया, और अम्ल में HCl ले लिया, क्या कर लिया, HCl। तो जब भी यह अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, सोडियम जो है तुम्हारा किससे, क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा। अब बनाएगा क्या बाबू, तुम्हारा बनाएगा NaCl, क्या बनाएगा, NaCl, और उसके साथ जल का निर्माण करेगा, उसके साथ क्या करेगा, उसके साथ जल का निर्माण करेगा। अगर दूसरा उदाहरण लेकर चलते हैं, दूसरा क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये किससे अभिक्रिया कर ले, H2SO4 से कर ले, किससे कर ले, H2SO4 से। तो जब भी ये अभिक्रिया करेगा ना तो बनाएगा क्या, ये कैल्शियम जो है सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगा, कैल्शियम जो है सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगा और बना लेगा CaSO4 और उसके साथ जल का निर्माण करेगा। अगर मैं मान के चलो AlOH का होल थ्राइस लेता हूं, तीसरा क्या लिया, AlOH का होल थ्राइस लेता हूं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ अभिक्रिया कराता हूं, क्या, इसके साथ मैं अभिक्रिया कराता हूं HNO3, अम्ल में HNO3 ले लिया, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा AlNO3 का होल थ्राइस, AlNO3 का होल थ्राइस, AlNO3 का होल थ्राइस, और उसके साथ जल का निर्माण होगा। ये AlNO3 का होल थ्राइस कैसे बना, ये जो तुम्हारा एल्यूमिनियम है ये नाइट्रेट से अभिक्रिया कर लेगा। हम जानते ही हैं कि नाइट्रेट का जो संयोजकता होता है वो -1 होता है, और एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 होती है। जब भी अभिक्रिया करेगा तो तुम्हारा उसका निर्माण करेगा ही करेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला टॉपिक, एक चीज देखो यहाँ पे, एक चीज देखो यहां पर कि आखिर इस अभिक्रिया को एक अलग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में कहते हैं उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हिंदी में उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बाबू, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ना बाबू, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस पूरे से अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, इस पूरे अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित करना हो तो हम क्या कहेंगे बाबू, तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है उदासीनीकरण को, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है। क्या मैंने बोला कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें अम्ल या क्षारक अम्ल से अभिक्रिया कर या अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है। इसको थोड़ा लिख देते हैं आपके लिए, इसके लिए लिख देते हैं आपका, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका स्लाइड था ना सर, उदासीनीकरण अभिक्रिया का स्लाइड। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया से पहले हम थोड़ा उदासीन के बारे में थोड़ा अध्ययन कर ले। उदासीन को अगर समझना हो तो इस स्लाइड को एक काम करते हैं, नीचे लेकर चलते हैं बाबू। इस स्लाइड को कहां लेकर चलते हैं, यहां रख देते हैं इसे, ठीक है। और उदासीनीकरण भी एक टॉपिक है तुम्हारा। यहां पे रख देते, उदासीन का अर्थ समझते हैं। देखो, अभी हमने ऊपर पढ़ा था उदासीनीकरण, यहां पे हमने पढ़ा था कि उदासीनीकरण इस अभिक्रिया को कहते हैं। जब भी क्षारक अम्ल से या अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर ले तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में तुम्हारा जितना भी इसमें ये जितना भी अम्ल का कण होगा, जितना भी अम्ल का अणु होगा, वह पूरे NaOH यानी कि क्षारक के पूरे अणु से अभिक्रिया कर लेगा, यानी कि कोई आयन बचेगा नहीं, यानी कि टोटली वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा यौगिक जिसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई भी आयन न बचे, यानी कि कोई भी आयन जब नहीं बचेगा उसे बोला जाता है उदासीन। यानी क्या कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम क्या कहेंगे बाबू, इसको कहा जाता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान कोई भी आयन न बचे, कोई भी आयन न बचे, तब जिस पदार्थ का निर्माण होता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उस पदार्थ को उदासीन पदार्थ कहते हैं। उसे उदासीन पदार्थ कहते हैं। यहां भी लिख देता हूं, उसे उदासीन पदार्थ, उदासीन पदार्थ समझ में आ रहा है कि उदासीन पदार्थ किसे कहते हैं। उदासीन पदार्थ यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान कोई भी आयन न बचे, तब जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उदासीन पदार्थ कहते हैं। यानी कि उदासीन क्या होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के दौरान बनता है। तो ये किस अभिक्रिया के दौरान बनता है, जब भी अगर कोई कंसंट्रेटेड, यानी कि जब कोई तुम्हारा प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक से अभिक्रिया करता है तभी ये चीज बनता है। कौन सा, तभी उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है।
तो कहा जाता है कि जब भी अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण का जो निर्माण होता है वो एक प्रकार का उदासीन लवण होता है, यानी उदासीन लवण होता है तथा वो उदासीन पदार्थ होता है और उसी को क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। समझ में आ रहा है बाबू। आगे कहा जाता है कि इसी के बाद आता है उदासीनीकरण। क्या आता है बाबू, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कि आखिर उदासीनीकरण अभिक्रिया को किसे क्या कहते हैं। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी क्या कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया समझ में आ रहा है बाबू। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर, किससे अभिक्रिया कर, क्षारक से अभिक्रिया कर तुम्हारा लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण जो अभी मैंने ऊपर दिया था कि अगर कोई उदाहरण इसका दे तो अगर हम लेते हैं NaOH लेते हैं, क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं, NaOH, इसका अभिक्रिया मैं HCl से करा देता हूं तो ये एक प्रकार का क्षारक है, ये एक प्रकार का लवण है। तो ये जो सोडियम है किससे अभिक्रिया कर देगा, क्लोरीन से कर लेगा। तो जब भी बनाएगा क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O का निर्माण करेगा। समझ में आ रहा है। तो जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है कि जब भी अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लेगा तो लवण तथा जल का निर्माण करेगा और उसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़े, अगला जो टॉपिक है ना बाबू हमारा वह है कि यदि कोई अम्ल चौथा जो है, चौथा है कि तीसरा बाबू, हमारा पांचवा है। कौन सा है, हमारा पांचवा है कि यदि कोई यदि कोई धात्विक ऑक्साइड, क्या होना चाहिए, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया करेगा, अम्ल से रासायनिक अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद यह भी धात्विक लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, यहां नीचे लिख देता हूं, धात्विक लवण, उसके साथ साथ जल का निर्माण करता है। उसके साथ क्या करता है, जल का निर्माण करता है। कहने का ये अर्थ है कि धात्विक लवण, धात्विक ऑक्साइड अगर अम्ल से भी क्रिया करता है तो तुम्हारा बनाता है धात्विक लवण और उसके साथ जल। क्योंकि ये धात्विक ऑक्साइड जो है ये क्षारक का काम करता है। किसका काम करता है, क्षारक का। हम लोग जानते हैं कि जब क्षारक अम्ल से विक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता ही करता है। इसका उदाहरण कुछ होगा, इसका उदाहरण हम कैसे दिखाएंगे, चलिए उदाहरण देखते हैं इसका कुछ। इसका उदाहरण ये है ना वो कि अगर मान के धात्विक ऑक्साइड में Na2O लिया, सोडियम ऑक्साइड लिया मैं, इसका विक्रिया में HCl से करा दिया, बनेगा क्या,
ये सोडियम जो है ना बाबू, ये क्लोरीन से विक्रिया कर लेगा और बनाएगा तुम्हारा NaCl। क्या बनाएगा? NaCl, और उसके साथ ये जल बनेगा ही बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर दूसरा उदाहरण इसका देखते हैं कि अगर मान के चलो K2O अगर H2SO4 से विक्रिया करता है तो तुम्हारा बनाता क्या है? K2SO4, K2SO4 और उसके साथ जल का निर्माण करता है। अगर तीसरा अगर हम देखते हैं, तीसरा क्या है? CaO, अब वह विक्रिया कराया है H3PO4, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल से, तो ये क्या बनेगा? ये कैल्शियम जो है फास्फोरस से, फास्फोरिक से विक्रिया, फास्फोरिक आयन से विक्रिया कर बनाएगा CA3 या PO4 का होल थ्राइस और उसके साथ जल का निर्माण करेगा। समझ में आ रहा है बाबू मैंने क्या बताया? ये एक प्रकार के धात्विक ऑक्साइड अम्ल से विक्रिया करता है तो धात्विक लवण बनाता है और उसके साथ साथ जल का निर्माण करता है। आगे वाला टॉपिक क्या है बाबू? आगे वाला जो पांचवा जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? रासायनिक गुण का। पांचवे के बाद जो छौवा है हमारा वह है ना बाबू हमारा छौवा, कि अगर कोई धात्विक नहीं, सॉरी, अगर कोई अधात्विक ऑक्साइड, क्या? अधात्विक ऑक्साइड अगर अम्ल से विक्रिया करता है, किससे करता है? अम्ल से विक्रिया करता है, तो अम्ल से विक्रिया करने के बाद तुम्हारा लवण यानी कि तुम्हारा क्या बनाता है? ये बताओ। अगर कोई अधात्विक ऑक्साइड अम्ल से विक्रिया करता है तो क्या बनाता है? अधात्विक ऑक्साइड एक प्रकार का अम्ल है, अम्लीय रूप में होता है, अम्लीय इसकी गुण होती है। अधात्विक ऑक्साइड की कौन सी गुण होती है? अम्लीय गुण होती है। आप बताइए अम्ल वाला गुण होता ही होता है। अच्छा बताओ, अगर अम्ल से विक्रिया करेगा तो क्या होगा बाबू? कोई अभिक्रिया होगी ही नहीं, यानी कि नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यानी कोई ऐसा उदाहरण आपको दे दे या कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि अधात्विक ऑक्साइड, जैसे मैंने लिया CO2 अधात्विक ऑक्साइड, इसका अभिक्रिया मैंने कर दिया। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं दूसरा, ये भी हो सकता है। अगर उदाहरण मैं दूसरा लूं जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मैं अभिक्रिया करा दूं, कहूं कि बाबू HCl से अभिक्रिया करिए, क्या बनेगा? तो नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन, यानी कि ये अभिक्रिया होगी ही नहीं, ये अभिक्रिया होगी नहीं। ये दुष्पाला है। दूसरा उदाहरण मैंने मान के चलो CO2 वाला ले लिया, इसका अभिक्रिया मैं H2SO4 से करा दिया, तो ये भी अम्लीय, ये भी अम्लीय। अम्ल जब मिलेगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, यानी कि नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है बाबू? इसको अच्छे से समझ लीजिए। आगे वाला टॉपिक हमारा क्या है? आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वह है अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। क्या है बाबू? अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। हमारा अगला वाला टॉपिक क्या है? अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। कि अम्ल प्राकृतिक में, इस प्रकृति द्वारा अम्ल हमें किस किस रूपों में प्राप्त होता है, इसको हमें देखना है। जैसे पहला लिखा है नींबू आप लोग खाते ही हो, तो नींबू में जो रस होता है ना, नींबू का रस हम लोग बहुत सारे चीजों में प्रयोग करते हैं, और उस नींबू के रस में जो अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तुम्हारा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि इसके कलर को थोड़ा चेंज करते हैं। इसमें देख लीजिए, ये नींबू वाला, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो तुम्हारा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहां टमाटर जो है ना, वो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में क्या लिखा है? इस कार्बिक अम्ल लिखा है, ये गलत लिखा है। क्या लिखा है बाबू? इस कार्बिक अम्ल इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें तुम्हारा बनाने वाले ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। ये इस कार्बिक अम्ल की जगह होगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल।
कौन सा अम्ल होगा? ऑक्जेलिक अम्ल होगा। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होगा ना बाबू, वो क्या होगा? हमारे टमाटर में पाया जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ये थोड़ा गलती है, इसको काट देते हैं ऐसे। दूसरा क्या हो सकता है? अंगूर। अंगूर में कौन सा? अंगूर में टार्टरिक अम्ल लिखा है, यानी कि सही है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। सिरिका में कौन सा पाया जाता है? सिरिका में तुम्हारा एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है एसिटिक अम्ल का? वो होता है CH3COOH। क्या होता है बाबू? CH3COOH। CH3COOH। CH3COO एसिटिक अम्ल में पाया जाता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल में तुम्हारा यहाँ पे सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरिका में तुम्हारा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसमें कौन सा? CH3COO। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में तुम्हारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जहां इमली देख लो, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये जितने भी हम देख रहे हैं पदार्थ, इन सभी पदार्थों में अम्ल पाया ही जाता है। अम्ल क्या होता है? पाया जाता है। यानी कहेंगे क्या बाबू? कहेंगे ना, जिसमें अभी नींबू देखा, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया गया था? नींबू में तुम्हारा जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो अम्ल पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। टमाटर में एक्सकार्बिक नहीं पाया जाता है, ऑक्जेलिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जहां पे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं और विभिन्न प्रकार के इसमें अम्ल पाए जाते हैं। अगर अगला टॉपिक अगर देखा जाए, अगला हमारा क्या है? अगला है कि अम्ल का प्रकार। क्या है बाबू? अम्ल का प्रकार है। अम्ल के प्रकार को परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए, अम्ल 4 प्रकार का होता है। यहां पे क्या लिखा है? 4 अम्ल देख रहे हैं। अम्ल 4 प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल अम्ल, दूसरा जो होता है दुर्बल अम्ल होता है, तीसरा जो होता है सांद्र अम्ल होता है, और पांचवा पहला जो होता है प्रबल अम्ल, दूसरा जो होता है दुर्बल अम्ल, तीसरा जो होता है सांद्र अम्ल, और चौथा जो होता है तनु अम्ल पाया जाता है। यानी कि ये विभिन्न प्रकार के अम्ल के प्रकार हैं और ये विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्रबल अम्ल किसे कहा जाता है। प्रबल अम्ल होता क्या है? देखो, प्रबल अम्ल को कहा जाता है कि ऐसा अम्ल जो जल में डालने से पूरी तरह H+ आयन निष्कासित कर देता है। हमने बताया था अम्ल का परिभाषा आपको कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में डालने से H+ आयन निकालता है। तो इस प्रबल अम्ल को परिभाषित किया जाता है कि ऐसा अम्ल जिसको जल में डालने से पूरी तरह H+ आयन निकाल देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी क्या कहेंगे? ऐसा अम्ल, क्या कहेंगे बाबू? ऐसा अम्ल जिसको जल में डालने से पूरी तरह H+ आयन निकाल देता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल मीन्स होता है कि ऐसा अम्ल जिसको जल में डालने से क्या वो पूरी तरह H+ आयन निष्कासित कर देता है, उसे हम क्या करते हैं? या निष्कासित या आयन निकाल देता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं।
क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है, तुम्हारा उदाहरण इसका जो है ना बाबू, उदाहरण जो है इसका क्या हो सकता है, उदाहरण क्या हो सकता है, उदाहरण इसका जैसे प्रबल अम्ल में कौन कौन से प्रबल अम्ल है, तुम्हारा पहला हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम अम्ल कहते हैं, इसको हिंदी में ही लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का आपका प्रबल अम्ल है, इसका सूत्र क्या होता है, HCl होता है। अगर दूसरा देखा जाए, दूसरा जो होता है सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है, ये भी एक प्रकार का प्रबल अम्ल है जिसका सूत्र होता है H2SO4। अगर तीसरा देखें नाइट्रिक अम्ल, क्या, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जो है ना बाबू, ये भी एक प्रकार का प्रबल अम्ल है जिसका सूत्र होता है HNO, इसका सूत्र क्या है, HNO3। तो ये एक प्रकार के प्रबल अम्ल है। इन प्रबल अम्ल के द्वारा ही हम कहते हैं, इन्हीं के कारण हम इनको सारे को एक प्रबल अम्ल के नाम से जानते हैं। यानी कि इन सबको जल में अगर डाला जाए ना तो ये पूरी तरह H+ आयन निकाल देंगे। तो इस प्रकार के अम्ल को क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रबल। समझ में आ रहा है बाबू। आगे वाला क्या है, आगे वाला है हमारा दुर्बल अम्ल। क्या है बाबू, दुर्बल अम्ल है, यानी प्रबल का बिल्कुल उल्टा। यानी दुर्बल अम्ल को क्या कहेंगे, ऐसा अम्ल जिसको जल में डालने से पूरी तरह H+ आयन नहीं निकालता है, पूरी तरह H+ आयन नहीं निकालता है, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। यानी कहेंगे क्या, ऐसा अम्ल जिसको जल में डालने से पूरी तरह H+ आयन नहीं निकालता है, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। समझ में आ रहा है बाबू। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल में होता है कि ऐसा अम्ल जिसको जल में डालने से, जिसको क्या करने में, जल में डालने से पूरी तरह H+ आयन, ऐसा अम्ल जिसको जल में डालने से पूरी तरह H+ आयन नहीं निकालता है या नहीं निष्कासित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण में कुछ इसके दुर्बल अम्ल के उदाहरण है कि वो कौन कौन से अम्ल हैं जो दुर्बल कहे जाते हैं। तो आपके उदाहरण में जो आएगा वो आ जाएगा सबसे पहले कार्बोनिक अम्ल। क्या आ जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। इस कार्बोनिक अम्ल को हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है, H2CO3 होता है। समझ में आ रहा है। अगर दूसरा इसका उदाहरण देखें, दूसरा क्या हो सकता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये भी एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है, इसको हम कहते हैं CH3COOH। अगर मान के चलो तीसरा इसका ले ले तो फास्फोरिक अम्ल। ये फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H3PO4। अगला दुर्बल अम्ल कौन सा है, चौथा तुम्हारा अगला दुर्बल अम्ल जो है उसको क्या कहते हैं, जैसे फार्मिक अम्ल। क्या हो सकता है, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल भी HCOOH या इसको हम कहते हैं CHOOH, यानी कि ये फार्मिक अम्ल का सूत्र है। यानी कि ये तीनों चारों जो एक प्रकार के ऐसे अम्ल है ना जो दुर्बल है।
अम्ल है। यानी कि दुर्बल अम्ल को क्या कहेंगे? ऐसा अम्ल जिसको जल में डालने से पूरी तरह H+ आयन नहीं निकालता है, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसमें आएगा कार्बोनिक अम्ल जिसको H2CO3 कहते हैं, जो आएगा एसिटिक अम्ल जिसको CH3COOH कहते हैं, फास्फोरिक अम्ल जिसको H3PO4 कहते हैं। अगला आएगा फार्मिक अम्ल जिसको हम HCOOH या CHOOH कहते हैं। यानी कि ये विभिन्न प्रकार के क्या है? आपके अम्ल के दुर्बल अम्ल के रूप हैं। अगर उदाहरण में अगला देखा जाए, उदाहरण में छोड़ के अगर दूसरा प्रकार देखा जाए, तीसरा प्रकार जिसका नाम है सांद्र अम्ल। क्या है बाबू? सांद्र अम्ल है। सांद्र अम्ल को परिभाषित कैसे किया जाता है? देखो, सांद्र अम्ल को कहा जाता है कि ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा जल से ज्यादा हो, इस प्रकार के अम्ल को सांद्र अम्ल कहा जाता है। आपको मैं क्या बताया? आपको मैंने ये बताया, सबसे इजी डेफिनेशन है इसका, कि कोई भी एक ऐसा अम्ल है उसमें जो अम्ल की मात्रा है वह जल से ज्यादा होती है। अगर जल से ज्यादा अगर अम्ल की मात्रा है तो उस प्रकार के अम्ल को हम क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल। यानी कंसंट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं? दैट एसिड इन विच द अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। यानी कि जल के मात्रा से ज्यादा किसकी मात्रा होना चाहिए? तो तुम्हारा अम्ल का होना चाहिए। तो उस प्रकार के अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं। यानी क्या कहेंगे? ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा जल से ज्यादा होती है, जल से ज्यादा होती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल कहते, समझ में आ रहा है? सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? सांद्र अम्ल मीन्स कि ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा जल से ज्यादा होती है। क्या होती है? जल से ज्यादा होती है, उसे सांद्र अम्ल कहा जाता है। आगे देखा जाए, आगे हमारा क्या है? आगे जो है हमारा वो है तनु अम्ल। क्या है बाबू? आगे जो हमारा है वो है तनु अम्ल। तनु अम्ल किसे कहा जाता है? तनु अम्ल में यह होता है सांद्र अम्ल का बिल्कुल उल्टा। क्या कहेंगे? ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा जल से कम हो, यानी कि जल की मात्रा किससे ज्यादा हो? अम्ल से ज्यादा हो। तो इस प्रकार के अम्ल को हम तनु अम्ल कहते हैं। यानी क्या कहेंगे? ऐसा अम्ल जिसमें ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अम्ल से ज्यादा होती है, अम्ल से ज्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? उसे कहते हैं तनु अम्ल। क्या कहते हैं? तनु अम्ल कहते। समझ में आ रहा है कि तनु अम्ल किसे कहते हैं? ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अम्ल से ज्यादा होती है। जल की मात्रा अगर अम्ल से ज्यादा होगी उस प्रकार के अम्ल को हम क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। सांद्र अम्ल किसे कहेंगे? ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अम्ल से कम हो, यानी कि अम्ल की मात्रा जल से ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल। अब इसमें एक टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम क्या है बाबू? कि आखिर सांद्र अम्ल को तनु अम्ल कैसे बनाया जाता है? सांद्र अम्ल को तनु अम्ल कैसे बनाया जाता है? सांद्र अम्ल को तनु अम्ल कैसे बनाया जाता है? यहां पे अगला टॉपिक का नाम जो है कि सांद्र अम्ल को तनु अम्ल
बनाने की अम्ल, बनाने की प्रक्रिया, बनाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया। देख लो ये सांद्र अम्ल को तनु अम्ल कैसे बनाया जाता है। देखिए सांद्र अम्ल को तनु अम्ल बनाया जाता है इस प्रकार से। किस प्रकार से? तो जो तुम्हारा सांद्र अम्ल है ना बाबू, जब भी हम सांद्र अम्ल लेंगे, एक क्वेश्चन कोई पूछता है कि ये बताइए सांद्र अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए जल में अम्ल को डाला जाता है कि अम्ल को जल में डाला जाता है? जल में अम्ल को डाला जाता है कि अम्ल में जल को डाला जाता है? देखो जब भी हम ये मान के चलिए कि हमने लिया एक पात्र लिया, इस पात्र में हमने क्या ले लिया? HCl। क्या ले लिया बाबू? इसमें क्या ले लिया हमने? HCl ले लिया। और हमने जल लिया, ये क्या है? एक प्रकार का जल है। इस जल को लाया, इसमें डाल दिया, इसमें जल को डाल दिया। जैसे ही जल को डालूंगा एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया काफी तेजी से होगी और विस्फोटक रूप से होगा, जो छींटा हमारे शरीर पे भी आ जाएगा। इसीलिए बाबू कभी भी अम्ल में जल को नहीं डालते हैं, हम जल में अम्ल को थोड़ा थोड़ा डाल के उसको तनु करते हैं। यानी कहने का ये अर्थ है कि हम यहां पे लिख देते हैं कि हमारा जो यहां पे लिख देते हैं कि सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल सांद्र अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए जल में अम्ल को कम से कम मात्रा में डालकर बनाते हैं। यानी कि सांद्र अम्ल को अगर तनु अम्ल बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जल में अम्ल को थोड़ा थोड़ा डाल के हमें क्या करना पड़ेगा? तनु अम्ल बनाना पड़ेगा। अगर हम अम्ल में जल को डायरेक्ट डालेंगे तो क्या होगा कि एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगी, जिसके वजह से वो जो अम्ल है ऊपर की ओर उठेगा और हमारे शरीरों पे आके जल जाएगा, हमारे शरीर पे पड़ जाएगा और जल जाएगा। इसलिए सावधानी बरत के हम क्या करते हैं कि जल में थोड़ा थोड़ा अम्ल को डाल के तनु अम्ल का निर्माण करते हैं। तो कभी भी कोई पूछे कि सांद्र अम्ल को तनु अम्ल कैसे बनाया जाता है, तो सांद्र अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए हम क्या करते हैं बाबू? हम जल में थोड़ा थोड़ा अम्ल को डालते हैं। एक और टॉपिक जो लास्ट है कि आखिर जब हम अम्ल को जल में डालते हैं, क्या करते हैं? जब हम अम्ल को जल में डालते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है? देखिए उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। लेकिन कुछ टॉपिक है, जैसे यदि यहां पे लिखते हैं हम, यदि यहां पे लिख रहे हैं कि यदि जल में अम्ल को डालते हैं, यहां पे लिख रहे हैं कि यदि जल में अम्ल को डालते हैं तब निम्न प्रकार से अभिक्रिया होती है। जैसे मान के चलिए ये क्या है हमारा, ये अगर हम मान के चलो कि जल लिए, जल लिए, ये जैसे ही इसमें हमने क्या लिया? H2O लिया, और इस H2O में जल में मैंने क्या किया ना बाबू, इसमें हमने HCl डाल दिया। क्या कर दिया? HCl डाल दिया।
जैसे ही इसमें HCl डालेंगे ना, तो हम जानते हैं, हम पढ़ाए भी हैं कि जब हम अम्ल में जल को डालते हैं या जल में अम्ल को डालते हैं तो एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है, और ये जो अम्ल जो होता है वो आयनों में टूट जाता है, H+ में टूट जाएगा और Cl- में, यानी कि HCl जो है हम जल में डालेंगे, H2O में डालेंगे, किस में डालेंगे, H2O में डालेंगे। H2O में जैसे ही हम डालेंगे ना बाबू, ये टूट जाएगा H+ में और Cl- में। समझ में आ रहा है? और H+ और Cl- में जैसे ही टूटेगा ना बाबू, क्या करेगा, ये H जो है ना बाबू, थोड़ा रंग बदलते हैं इसे, जो हमारा H है, ये H जल के H2O से अभिक्रिया कर हमारा बना लेगा H3O+। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ड्रोनियम आयन। यानी कि जब भी हम जल में थोड़ा थोड़ा अम्ल डालते हैं तो हमारा जो जल में अम्ल पड़ेगा वो अम्ल टूट जाता है अपने आयनों में, यानी H+ में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा। ये जो हमारा H+ जो है ना बाबू, हमारा जो H+ है, जो हाइड्रोजन आयन जो है, यहां पे थोड़ा बढ़िया से इसे लिख देते हैं, H+ जो है ना बाबू, H+ जो है वो जल से अभिक्रिया कर लेगा और H3O+ बना लेगा और तुम्हारा बनाकर हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। यानी कहने का ये अर्थ है कि ये चीज बनेगा जब हम आयनों में, जब हम किसमें, जल में अम्ल को डालते हैं तब। तो ये आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें जो पढ़ना है ना बाबू, वो पढ़ना है क्षारक के बारे में। अब क्या पढ़ना है, क्षारक के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्षारक के बारे में पढ़ना है। लेकिन अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम क्षारक को लाएंगे काफी विधिवत ढंग से और पूरी एकदम हल्के लैंग्वेज में समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। घर पे आराम से पढ़ते रहिए और हमारे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास हमारी सारी वीडियो पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।